नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि कुछ आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात की है मानव अधिकार आयोग क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, क्या क्या प्रावधान हैं उसके बारे में संविधान में और किस प्रकार से उसके कार्य हैं, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, उसके बारे में हमने बात की है। तो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिए और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा पक्का, यदि आप लोग देखते हैं तो। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, या फिर उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटा सा ही पॉइंट है ये, क्योंकि योग्यताएं तो वही होंगी जो एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में होती हैं। और यहाँ पर केवल और केवल वहाँ व्यवस्था बदलेगी कि कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति होती है तो उस कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होता है, तो वहाँ पर उस पॉइंट की हम लोग बात कर लेंगे। सेम जैसे ही कार्य हैं पर कुछ पॉइंट अलग हैं, तो उनके बारे में मैं आपके लिए लिखवा देता हूं। और पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। यूपीएससी के बारे में पढ़ लेंगे, संघ लोक सेवा आयोग कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है उसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में। ध्यान देना बोर्ड पर आप लोग, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग। उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन, ये आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन UPHRC। यहाँ पर योग्यता की हम लोग बात करते हैं कि इस आयोग में कौन कौन किस जो भी सदस्य शामिल होंगे उनकी योग्यता क्या है। तो आप लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वीडियो देखिए, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा क्या क्या योग्यताएं होंगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी सदस्य योग्यताएं पूरी करेगा उनकी नियुक्ति होगी। तो वो नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, किसके द्वारा की जाती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो नियुक्ति की हम लोग यहाँ बात करते हैं। इसमें नियुक्ति तो नियुक्ति की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति की जाती है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होता है और किसकी सिफारिश उस कॉलेजियम में कौन शामिल होगा। तो कॉलेजियम की हम लोग बात करते हैं। कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होता है, जैसे हमने बात की है NHRC वाले में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। पर यहाँ पर कौन होंगे? मुख्यमंत्री। राज्य की हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री उस कॉलेजियम के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विधान परिषद सभापति। और जबकि राज्य केंद्र की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ राज्यसभा उपसभापति इसमें शामिल होते हैं। तो अच्छे से आप लोग वहाँ ध्यान से समझना, उस पॉइंट को देखना। और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें और कौन शामिल होता है, तो राज्य के गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं इस कॉलेजियम में। ये कॉलेजियम व्यवस्था बनती है, इन सभी की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। किसकी? यूपीएचआरसी में अध्यक्ष की या फिर सदस्यों की। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? और शेयर किया करो आप लोग इसको सभी के साथ, ताकि वहाँ पर अपने साथ भी स्टूडेंट जुड़ें और उसके बाद हम लोग यहाँ पर और बेहतर कर पाएँ। तो अब हम लोग बात करते हैं नियुक्ति के बाद कि इनका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल के संबंध में वही सेम सा प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि कार्यकाल कितना होता है। जो एनएचआरसी के सदस्य या फिर अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है। तो कितना कार्यकाल है? कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है। 70 वर्ष होती है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर कार्यकाल के संबंध में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इनको हटाया कैसे जाता है, वहाँ पर हटाने के संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। हटाने के संबंध में वही दो ही आधार हैं, दो ही आरोप हैं। कदाचार व अक्षमता के आरोप पर इनको हटाया जाता है। तो वहाँ पर क्या प्रावधान दिया गया है? कदाचार व अक्षमता के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा करवाई गई जांच के आधार पर राष्ट्रपति के आधार पर राज्यपाल इनको हटाते हैं। राज्यपाल इनको हटाते हैं, ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यानी जो जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कराई जाएगी, राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल ही इनको हटाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। कार्य की हम लोग बात करते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो कार्य वही सेम कार्य होता है जो कार्य की हम लोग बात करें, क्या कार्य होता है इनका?
इनका कार्य वही होता है जो NHRC का है। और NHRC के क्या कार्य होते हैं पहले बहुत अच्छे से समझा कर मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो आप लोग उस वीडियो को देखो, वहां पर आपको पता लगेगा कि NHRC का कार्य क्या क्या होता है। और उसके बाद इनको क्या शक्ति प्राप्त होती हैं, तो सेम वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो NHRC को प्राप्त होती हैं। CPC 1908 के तहत इनको भी सम्मन जारी करने का अधिकार होता है और उसके संबंध में गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखने का अधिकार इनको भी प्राप्त होता है। तो इनकी शक्तियाँ वही होती हैं जो NHRC की हैं। सेम प्रावधान है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ नाम परिवर्तित हुआ है, तो वहाँ पर कॉलेजियम की व्यवस्था भी परिवर्तित हो गई है। बाकी सारे प्रावधान उसी के जैसे हैं जैसे NHRC के होते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सचिव की कि इनमें सचिव बनाए जाते हैं। तो सचिव कौन से होते हैं और उनका क्या दर्जा है और किसको बनाया जाएगा, इसमें सचिव के रूप में किसको रखा जाएगा। तो NHRC के भी और UPHRC के संबंध में क्या है सचिवों का दर्जा, सेक्रेटरी जिनको हम लोग कहते हैं। तो सचिव की हम लोग यहाँ पर बात करें तो सचिव NHRC तथा UPHRC में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इन सचिवों का दर्जा सरकार के किसी भी विभाग के सचिव के बराबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। सचिव भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनको ही नियुक्त किया जाएगा और यहाँ पर उनका दर्जा जो सरकार के जितने भी क्या हैं बने हुए मंत्रालय बने हुए हैं, उन सभी मंत्रालयों में जो सचिव होते हैं उनके बराबर इनका दर्जा होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में, UPPSC के बारे में, यानी UPSC, JPSC या फिर UPPSC या फिर स्टेट PSC, उनका क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और कौन से आर्टिकल में उनका प्रावधान किया गया है। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की ही हम लोग यहाँ पर मोस्टली बात करेंगे। बाकी सेंट्रल लेवल पर UPSC का है तो सेम स्टैंडर्ड होता है, बताते हुए मैं आपको चलूँगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए पहले।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रावधान यहाँ पर किस प्रकार किया गया है और क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। कॉमनली हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 में प्रावधान किया गया है कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग तथा जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में उत्तर प्रदेश स्टेट है, ऐसे ही राजस्थान है, ऐसे ही महाराष्ट्र है। अलग अलग राज्यों के लिए जैसे बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उन सभी के लिए एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नाम जोड़ करके उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। और यहाँ पर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया या फिर कब इसकी स्थापना की गई, तो 1937 में इसकी स्थापना हुई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसके बाद आर्टिकल 315 में इनके बारे में प्रावधान किया गया है कि यूपीएससी, जेपीएससी तथा एसपीएससी का उल्लेख या फिर गठन किस प्रकार किया जाएगा, आर्टिकल 315 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 315 में ही प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जो जेपीएससी में बोल रहा हूँ, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें प्रावधान किया गया है कि 2 या फिर 2 से अधिक राज्य अपने विधान मंडल में प्रस्ताव पारित करके संसद से कह सकते हैं कि उस राज्य में जेपीएससी की स्थापना की जानी चाहिए। जेपीएससी का मतलब है कि दोनों राज्यों के लिए एक ही आयोग होगा जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में कार्य करेगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 2 राज्यों के संबंध में, झारखंड और बिहार को आप लोग ले लीजिए। तो झारखंड और बिहार 2 राज्यों के लिए एक ही आयोग की स्थापना की जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और क्या क्या प्रावधान है उस सब की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, की स्थापना का प्रावधान किया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें यूपीपीएससी की स्थापना कब की गई। तो यूपीपीएससी की स्थापना, यूपीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है यूपीपीएससी के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें आर्टिकल 315 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है।
अनुच्छेद 315 और क्या प्रावधान यहाँ पर किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें यूपीएससी कोमा जेपीएससी, या इनकी फुल फॉर्म में लिख दूं यहाँ पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का उल्लेख किया गया है, के गठन का उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी यहाँ पर आर्टिकल 315 में यूपीएससी, जेपीएससी तथा एसपीएससी के गठन का उल्लेख किया गया है, और इसी के माध्यम से ही यहीं पर देखने के लिए मिलता है कि आर्टिकल 315 में ही उल्लेखित किया गया है, दो या अधिक राज्य किसी विधानमंडल या फिर अपने राज्य के विधानमंडल से प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास भेजते हैं, तो वहाँ पर संसद उन दोनों राज्यों के लिए जेपीएससी का गठन कर सकती है। उसको भी हम लोग लिखेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो, कुछ आपको सीखना है तो। बाकी कोई ऐसा प्रावधान है नहीं कि आपको 2 मिनट में ही समझा दिया जाए, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली बात करते हुए चलते हैं पॉइंटों के साथ। देखो, अब हम लोग आर्टिकल 315 में क्या प्रावधान है और जेपीएससी के बारे में। अनुच्छेद 315, इसमें प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्य अपने विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजते हैं, तो संसद कानून बनाकर उन राज्यों के लिए जेपीएससी का प्रावधान कर सकती है।
यदि उस राज्य के विधानमंडल चाहें तो ऐसा हो सकता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है। ये आर्टिकल 315 में देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि जो भी आयोग होगा कि इनमें सदस्य संख्या कितनी होगी और वहाँ पर किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 318 में प्रावधान किया गया है कि जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 318 में। तो कितने सदस्य होंगे? अनुच्छेद 318 यहाँ पर हम लोग बात करें तो संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तो फिर कौन निर्धारण करते हैं? इनकी सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। संविधान में निश्चित निर्धारित संख्या नहीं है और इनकी सदस्य संख्या निर्धारित कौन करते हैं? राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा इनकी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। और कहाँ पर? जेपीएससी तथा एसपीएससी में। जेपीएससी तथा एसपीएससी में। अब हम लोग यहाँ पर इनकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या योग्यताएं होंगी, कौन बनेंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। योग्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं। यदि कोई सदस्य यहाँ पर शामिल होगा तो उनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 316 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है योग्यता इनकी योग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है कि आधे सदस्य ऐसे होंगे, आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो।
प्रशासनिक अनुभव हो, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और आधे सदस्यों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी आप लोग याद रखना। आधे सदस्य कैसे होंगे? जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो, जबकि आधे सदस्यों के संबंध में संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है कि उनकी क्या योग्यता होंगी, उनके पास क्या योग्यताएं होंगी, उनके बारे में कोई प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता, जो बाकी आधे सदस्य हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, योग्यता की बात हो गई ये। अब हम लोग बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। नियुक्ति इनकी नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो नियुक्ति के बारे में आप लोग याद रखना, नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। कहाँ पर? एसपीएससी में, यूपीपीएससी में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। और यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। और इनके संबंध में कोई कॉलेजियम का प्रावधान किया गया है या फिर नहीं, कोई कॉलेजियम व्यवस्था है या फिर नहीं, तो इनके संबंध में कोई कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है। इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कोई कॉलेजियम व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इनके कार्यकाल की कि इनकी नियुक्ति होगी और कितने समय तक यह अपने पद पर रहेंगे। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कंप्लीट हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात हम लोग नहीं करते। तो आप लोग इसको शेयर भी किया करो और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में? कार्यकाल के। कार्यकाल, इनके कार्यकाल की हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
होता है, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष होती है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कार्यकाल 6 वर्ष का है और जो हम लोग सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो 62 वर्ष होती है। और इसके संबंध में किसी भी सदस्य को दोबारा उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके संबंध में यदि ये प्रावधान भी देखने के लिए मिलता है कि यदि सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वहाँ पर उसको पुनः 6 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ क्या प्रावधान है, किसी भी सदस्य को अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। लेकिन सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस संबंध में उस सदस्य को अध्यक्ष के रूप में पुनः 6 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त होगा। पुनः 6 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त होगा। यानी अध्यक्ष के रूप में किसी सदस्य को बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वहाँ पर उसे पुनः 6 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा और किसी भी सदस्य को उस पद पर वापस से पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उस संबंध में कार्यकाल अलग से 6 वर्ष का प्राप्त उसको होगा और सेवानिवृत्ति की आयु तो 62 वर्ष रहेगी ही। इसको भी आप लोग याद रखें। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। यहीं पर हम लोग बात करते हैं। चलो, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अनुच्छेद 319 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य जब सेवानिवृत्त होगा, रिटायर्ड होगा, अपने पद से हटेगा, तो वह किसी भी राज्य सरकार के या फिर केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 319 में। इसके तहत आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद
के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनको हटाने के संबंध में। तो इनको हटाया किस प्रकार जाता है, तो उसके बारे में प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 317 में प्रावधान किया गया है इनको हटाने के संबंध में। कदाचार को आर्टिकल 317 में ही परिभाषित किया गया है। उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसको भी देखना जो नेक्स्ट वीडियो की हम लोग बात करेंगे। क्या कार्य होता है इनका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस प्रकार से क्या कार्य नहीं कर सकता यूपीएससी या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन से कार्य नहीं होते हैं, इनके अध्यक्षों को और सदस्यों को किस प्रकार हटाया जाता है, क्या प्रावधान है, किस न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है और कौन इनको हटाते हैं, और क्या इनको जांच के दौरान निलंबित किया जा सकता है या फिर नहीं, इन सभी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और शेयर करना यदि आपको लगता है क्वालिटी बेस्ट है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।